तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो और नए टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दबिस्तान लखनऊ। 2 दिन इससे पहले हम लोगों ने उर्दू के कवायद वगैरह पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे दबिस्तान लखनऊ के बारे में। लखनऊ की जो दबिस्तान है, तो पहला जो चैप्टर इसका आता है वो दबिस्तान दिल्ली का आता है। ये जो चैप्टर है आपका, ये दबिस्तान लखनऊ, ये दूसरा है, क्योंकि दबिस्तान दिल्ली जो है ये सबसे पहला दबिस्तान है। उसके बाद में जाकर के दबिस्तान लखनऊ कायम हुआ। पहले दबिस्तान दिल्ली कायम हुआ, फिर उसके बाद दबिस्तान लखनऊ कायम हुआ। दबिस्तान दिल्ली हम लोग कल वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग दबिस्तान लखनऊ को डिस्कस करते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी की देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ में सबसे पहला जो ये आता है दबिस्तान। ये जो दबिस्तान है, ये दबिस्तान है क्या चीज? दबिस्तान किसको कहते हैं? दबिस्तान किस तरह से होता है? दबिस्तान का क्या मतलब होता है? तो वो इंसानों का एक ऐसा गिरोह जिसके अकीदे ख्यालात एक जैसे हों। मतलब इंसानों का एक गिरोह बोलते हैं। कई सारे लोगों का मिल करके जो एक गिरोह बनता है उसको गिरोह बोलते हैं। गिरोह इंसानों का एक ऐसा गिरोह जिसके अकीदे और ख्यालात एक जैसे हों। उनका अकीदा भी एक हो, उनका ख्यालात भी एक जैसा हो, उन लोगों के सोचने का नजरिया भी एक जैसा हो, तो उसको हम लोग दबिस्तान कहते हैं। दबिस्तान क्या कहते हैं? इंसानों का एक ऐसा गिरोह जिसके ख्यालात हो गए, अकीदे हो गए, जिसके सोच विचार हो गए, ये सारी चीजें जो है एक ही जैसी हो सबके। तो पूरे गिरोह के जो एक जैसे हो अकीदे वगैरह, तो उसको हम लोग दबिस्तान कहते हैं, दबिस्तान लखनऊ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साल 1707, ये चीज नोटिस करने वाली है। ये पेश मंजर मैं आपको बता रहा हूं कि जो उस वक्त जो नजर आ रहा था, जो उस वक्त का जो मंजर था दिल्ली का, वो मैं आपको बता रहा हूं। लखनऊ की जो दबिस्तान है ये कैसे शुरू हुई, डेवलप कैसे हुई, ये चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, तो साल 1707 में औरंगजेब के इंतकाल के बाद सल्तनत का शिराज बिखर गया। सल्तनत का शिराज मतलब होता है सल्तनत का जो रोब दबदबा होता है, उसको सल्तनत का शिराज कहते हैं। ठीक है, उसके ये है उनके, ठीक है, उनके जानशीं तख्त के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। मतलब जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, तो उसके बाद उनके जो जानशीन थे वो लोग जो है एक दूसरे के लिए, मतलब अपने आपस में तख्त के लिए, जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मतलब तख्त थी, उसके लिए उनके जानशीन लोग जो है वो एक दूसरे से ही लड़ने लगे। मतलब आपस में जो है वो लोग लड़ने लग गए। ठीक है, उसके बाद इस नाअहल हुक्मरान की वजह से मरकज मजीद कमजोर हो गया था। मतलब जिस जगह पे भी आपस में जब बैर होगा, आपस में जब लड़ाइयां होंगी, जिस भी फैमिली में भाई में अगर लड़ाई होगी, तो वहां पर बैर होना जरूरी है। वहां पर एक तीसरे चौथे लोग आकर के एंट्री मारते हैं, वो आप लोगों को बहकाते हैं, उसके बाद वो कोई इसके तरफ हो गया, कोई उसके तरफ हो गया, तो इस तरह से जो है ना अपने घर के सारे माहौल खराब होते हैं। तो वैसे ही इनके सारे हुक्मरान इस नाअहल हुक्मरान की वजह से मजीद कमजोर हो गए। मतलब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो सल्तनत थी, जब वो लोग आपस में लड़ने लग गए, तो एक दूसरे का तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहे थे, सब अकेले अकेले थे। तो इस तरह से उसकी जो सल्तनत है वो कमजोर होने लगी। ठीक है, उसके बाद और बाकी कसर मरहटों, जाटों और नादिर शाह अफशार, ठीक है, ये सारी चीजें अलग है। और बाकी कसर मरहटों, जाटों ने और नादिर शाह अफशार और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने पूरी कर दी। मतलब जब वो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो उस वक्त जो है मरहटों, जाटों और नादिर शाह अफशार और अहमद शाह अब्दाली ने उनकी जो हुकूमत थी उस पर इस कदर हमला किया कि वो पूरी तरह से नेस्त नाबूद हो गए। मतलब पूरी तरह से बिखर गया वो पूरा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, हमलों ने पूरी कर दी। ठीक है,
साल 1722 में बादशाह दिल्ली ने सआदत अली खान को अवध, मतलब उस जमाने में जो है, जैसे देखिए यहां पर जो आया हम लोगों ने पूरी कर दी, तो यहां पर इसका मामला ये है कि जब वो लोग आपस में लड़ने लगे, जब एक दूसरे आपस में लड़ने लगे, दूसरा तीसरा आकर के उसका फायदा जब उठाने लगा, तो वहां पर अमनो अमान जो थे वो खराब होने लगे। तो वहां पर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब जो है हम लोग वहां से कूच कर जाएंगे, मतलब दिल्ली को छोड़ करके हम लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो है हमले वगैरह हो रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वहां पर लड़ाइयां वगैरह हो रही है, तो यहां पर नुकसान, माली जानी दोनों नुकसान हो रही है, तो उससे बेहतर है कि हम लोग कहीं और कूच कर जाएं, ठीक है। उसके बाद उसी साल 1707 ये है और 22 ये है, मतलब लगभग 15 साल के बाद बादशाह दिल्ली ने सआदत अली खान को अवध जिसको लखनऊ बोला जाता था, पहले के जमाने में लोग अवध को ही लखनऊ कहते थे। जैसे आपने वो शायद कव्वाली सुनी होगी कि शाम अवध है तो सुबह बनारस है, ये बहुत ही फेमस शायरी थी। तो अवध जो है ये लखनऊ को बोला जाता था, ठीक है। सूबेदार बना दिया, मतलब उस वक्त है 1722, 15 साल के बाद में बादशाह दिल्ली ने सआदत अली खान को अवध का सूबेदार बना दिया, मतलब लखनऊ का इंचार्ज बना दिया, ठीक है। उसके बाद मरकज की कमजोरी का फायदा उठाते हुए अवध की खुशहाली के लिए भरपूर जद्दोजहद के बिना पर अवध में माल और दौलत की फरावानी हुई। देखिए ये जो सआदत अली खान थे, ये जब लखनऊ के सूबेदार बने तो उसने जो है दिल्ली की हुकूमत की जो, मतलब दिल्ली की जो हुकूमत थी उसकी कमजोरियों को, उसकी जो है कमजोरियां देख करके वो जो है उसकी कमजोरियों से फायदा उठाया। फायदा क्या उठाया कि वो लखनऊ आ करके उसने पूरी भरपूर जद्दोजहद की कि लखनऊ को डेवलप किया जाए, लखनऊ को अमीर बनाया जाए। तो उसने पूरी जद्दोजहद करके लखनऊ में माल व दौलत की पूरी ऐशो इशरत का मतलब माहौल बना दिया था। वहां पर माली तंगी की कोई भी मतलब कोई गुंजाइश नहीं थी, ठीक है। उसके बाद सफदरजंग और शुजाउद्दौला ने आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशिश की। मतलब उसके बाद सआदत अली खान के बाद में सफदरजंग और शुजाउद्दौला, इन दोनों ने मिलकर के वहां के जो लोग हैं उनकी कामयाबी के लिए काफी जद्दोजहद की, ठीक है। उसके बाद आसिफुद्दौला ने मजीद इस काम को आगे बढ़ाया। मतलब इन दोनों के बाद, पहले सआदत अली खान के बाद में सफदरजंग और शुजाउद्दौला ने इस चीज को आगे बढ़ाया, उसके बाद आसिफुद्दौला ने इसको और भी आगे बढ़ाया, ठीक है, काम को आगे लेकर के आया। आसिफुद्दौला ने मजीद उस काम को आगे बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में हालात अमनो अमान खत्म हो रहा था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, वहां के सुकून और अमनो अमान खत्म होने लगे थे, ठीक है। तो बहुत से अदबा और शुआरा लखनऊ जाकर आबाद हो गए। अदबा जो शायरी वगैरह करते थे, जो शुआरा लोग थे, वो लोग दिल्ली से लखनऊ कूच कर गए। दिल्ली से वो लोग जो है लखनऊ को आ गए, ठीक है। उसके बाद उनमें मीर तकी मीर भी शामिल थे। जो हम लोग मीर तकी मीर की जो शायरी वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ये उनमें ही से दबिस्तान लखनऊ में से ही मीर तकी मीर वो भी शामिल है। मीर तकी मीर भी उसी चीज से परेशानी से जूझ कर गए, वो लखनऊ कूच कर गए, ठीक है। उसके बाद मीर तकी मीर भी शामिल थे, ठीक है, ये यहां तक हो गया। उसके बाद दौलत की फरावानी की वजह से, अय्याशी और रंगरलियों की वजह से बाजारी औरतें गली कूचे में फैल गई। अब देखिए यहां पर एक तरह से मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें जो है ये आपके जो है दबिस्तान लखनऊ में इसलिए मतलब ऐड हुआ है कि ये पूरी की पूरी पेश मंजर है। जैसे देखिए शुआरा व अदब पर असर, जो शायर वहां के थे उनके जो अदब पर जो असर पड़ा था, शुआरा और अदब जो उदबा थे, जो लोग मतलब नावल वगैरह लिखते थे, जो लोग शायर थे उन पे जो असर हुआ था, ये वो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में जब अमन सुकून खत्म हो रहा था,
اس کے بعد جو وہاں پر لوگ کئی سارے شعراء جو تھے، شعراء اکرام جو تھے، وہ لکھنؤ جا کر کے آباد ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں میر تقی میر بھی شامل تھے، اور دولت کی فراوانی کی وجہ سے عیاشی کی رنگ رلیوں میں بازاری عورتیں گلی کوچے میں پھیل گئی۔ مطلب اس وقت جو ہے اس قدر عیاشی ہو گئی تھی، اس قدر جو ہے لوگ سب سے زیادہ جو ہے وہ بازاری عورتیں، جس کو طوائف ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں، وہ جو ہے وہاں پر کچھ زیادہ ہی مطلب پھیلتی جا رہی تھی۔ مطلب وہاں کے جو بادشاہ وغیرہ تھے، آصف الدولہ ہو گیا، اور اس کے کئی سارے جو پیروکار تھے، وہ سارے جو ہے مطلب وہاں پر جو ہے یہ ایک طرح کا مطلب جو طوائف وغیرہ تھی، وہ ایک طرح کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ مطلب بڑے بڑے، آپ نے کئی ساری فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے ایک چاروں طرف سے اسٹیج لگا ہوتا تھا، بیچ میں جو ہے عورتیں ناچتی تھی، اس طرح کا ماحول ہو گیا تھا۔ مطلب چاروں طرف بالکل ویسا ہی ماحول نظر آتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی بیچ دیکھیں پھیل گئی امن و امان اور شان و شوکت کے اس دور میں شاعری کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ کہ جب عیاشیاں زیادہ ہو رہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جیسے رقص وغیرہ جو ہوتا ہے، گانے وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ جیسے چاروں طرف سے ایک محفل بنا لیا، بیچ میں عورتیں ناچ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس وقت جو ہے کافی زیادہ مشہور ہو گئی تھی۔ اسی بیچ میں شاعری جو جس کو ہم لوگ مشاعرہ بولتے ہیں، وہ بھی کافی زیادہ جو ہے اس میں جو عام ہونے لگ گیا تھا۔ اس کے بعد اور شاعری کا مرکز دہلی کے بجائے لکھنؤ میں عوام کو پسند کیا گیا۔ مطلب جو دہلی میں جو شاعری، دبستان دہلی جو ہوا کرتی تھی، جو دہلی کے اندر میں جو شاعری وغیرہ ہوا کرتی تھی، وہ اب جو ہے لکھنؤ میں قائم ہونے لگی، اور عوام جو ہے، لوگ جو ہے اس کو زیادہ ہی پسند کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ ابتدا میں شعراء دہلی کی اثر کی وجہ سے زبان کا اثر نمایاں رہا۔ مطلب اس وقت جو ہے لکھنؤ کی اپنی کوئی خاص زبان ہی، مطلب زبان ہوتی تھی ان کی، لیکن اس قدر جو ہے اس کو اہمیت نہیں ملتی تھی۔ اس وقت جو ہے دلی کی جو شاعری وغیرہ تھی، وہ ساری چیزوں کو اہمیت ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی بیچ میں جو ہے دہلی کے کچھ شاعر جو تھے، وہ مطلب پرانے ہی انداز میں، دہلی کے ہی انداز میں اپنی شاعری کو پیش کرتے تھے، تو اس سمے جو ہے کچھ چل رہا تھا۔ اس سمے مطلب دہلی کا جو طرز تھا، وہ لکھنؤ میں بھی کچھ چل رہا تھا، جو کچھ شعراء جو تھے انہوں نے ابتدائی دور میں جو ہے اس چیز کو جاری رکھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیکن آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی۔ مگر یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی چیز کو شدت سے کریں گے، ٹھیک ہے، جب آپ کسی چیز کو زیادہ کریں گے، بارہا اس چیز کو کریں گے، تو وہ اس کو جو ہے آپ کو کرنے کا من کرے گا۔ لیکن وہی چیز ہے کوئی 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد میں اگر آپ کریں گے، تو وہ چیز جو ہے پھر کبھی کریں کبھی نہ کریں، مطلب وہ جو ایک ہوتا ہے اس میں بیچ میں گیپنگ آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہی یہاں پر دلی کی جو زبان تھی اس کے ساتھ میں ہوا کہ مطلب جو ہے کچھ لوگ جو ہے اس کو بیان کرتے تھے اور کچھ نہیں کرتے تھے، کچھ لکھنؤ کے ادب میں آ جاتے تھے، تو آہستہ آہستہ جو ہے اس میں جو ہے کمی آنے لگی، اس کو جو ہے لوگ چھوڑنے لگے۔ لکھنؤ کی جو ڈھیٹ زبان تھی، لکھنؤ کی جو اردو زبان تھی، جو تہذیبیت تھی لکھنؤ کی، اس کو لوگ جو ہے دھیرے دھیرے اپنانے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں اس میں جو ہے آہستہ آہستہ اس میں کمی آنے لگی، اور اسی وقت لکھنؤ کی اپنی خاص زبان اور لب و لہجہ بھی نمایاں ہوتا گیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جب لکھنؤ کی جو ہے زبان میں جو ہے، لکھنؤ کے لب و لہجے میں جب جو کمی آنے لگی، تو یہاں کے جو شعراء تھے، جو لوگ وہاں سے آ کر کے بسے تھے، انہوں نے جو ہے لکھنؤ کی ایک خاص زبان بنانے کے لیے، خاص زبان وہ لوگ جو ہے بنا کر کے لکھنؤ کی جو ہے ایک خاص زبان اور لب و لہجہ ان لوگوں نے تیار کیا، اور اسی کو شاعری کے مادھیم سے، مشاعرے کے مادھیم سے پیش کرنے لگے، تو اسی کو دبستان کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پر خاص لب و لہجہ نمایاں ہونے لگا، اس چیز کو دھیان میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور یوں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی، جس نے اردو ادب کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کے نام سے ایک مستقل باب کی حیثیت اختیار کر لی۔ مطلب وہ جو زبان تھی، وہ جو مطلب لب و لہجہ تھا، وہاں کی جو مطلب جو وہاں کی زبان تھی،
उस चीज को जो है वो एक ऐसा मतलब जो है एक ऐसी तेजी पकड़ती है कि उर्दू अदब की तारीख में दबिस्तान लखनऊ के नाम से एक मुस्तकिल बात की हैसियत इख्तियार कर लेती है कि वो जो है तारीख में एक अपना जो है एक अलग मुकाम बना लेती है। ठीक है, इसी को हम लोग दबिस्तान लखनऊ कहते हैं। ठीक है, ये चीजें तो हमने पढ़ ली। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे दबिस्तान लखनऊ की जो खुसूसियात हैं, क्या खुसूसियात हैं, अब वो आप लोग इस चीज को यहां पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे का चैप्टर इसको पलट करके आगे का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात के बारे में। दबिस्तान लखनऊ की खुसूसियात के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लखनऊ की सबसे नुमाया खुसूसियात यह है कि यहाँ की शायरी में निशातिया अंसुर गालिब नजर आता है। यहाँ की शायरी में निशातिया अंसुर गालिब नजर आता है। गालिब की जो खास करता जो शेर है उसमें जो है आपको एक अलग तरह का मतलब जो है एक अलग तरह की फील होगी, एक अलग तरह महसूस होगा, जिसमें जो है दीवानगी वाली शायरी जो जिसको हम लोग बोलते हैं वो चीजें नजर आती है लखनऊ की नुमाया खुसूसियात में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें लखनऊ की शायरी में औरतों के हसीन, औरतों के हुस्न, जेवर जेवरात का जावजा नजर आता है। मतलब यहां लखनऊ की जो शायरी होती है, लखनऊ की जो शायरी को जो इन लोगों ने जो पेश किया था उसमें जो है औरतों के हुस्न, उसके जेवरात, उसके बालों, उसके आंखों, मतलब औरतों के बारे में ये चीजें जिक्र की गई थी दबिस्तान लखनऊ में। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। जबान के मामले में लखनऊ वाले ने दिल्ली से अपना रास्ता अलग निकाला। मतलब अब जो ये तो शायरी में भी ये लोग अलग चल रहे थे, अब इन लोगों ने जो है ऐसा किया कि दिल्ली की जो जबान थी उसको भी हटा करके लखनऊ वालों ने जो है अपनी जबान को जो है इन लोगों ने इजाद करना स्टार्ट कर दिया, जिसको उर्दू, जो कायदे की जो उर्दू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उस सब चीजों में जो है लखनऊ वाले ने जो है अपना सारा जो है जलवा उन सब चीजों में दिखाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद शुआरा ने जबान के लताइफ और पलक संवारने पर ज्यादा जोर दिया। मतलब वहां लखनऊ की जो अब जबान है, जब आप लखनऊ जाएंगे वहां की जो जबान है उस चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो वहां पर एक अलग तरह का आपको तहजीब नजर आएगा। क्योंकि मैं लखनऊ में जो है 12 साल में रहा हूं, मैं खुद इस चीज को ऑब्जर्व किया हूं, मैं इस चीज को देखा हूं, मैंने इस चीज को जो है वहां पर एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से लखनऊ की जबान को समझ सकता हूं और उसी तरह से मैं बोल सकता हूं। ठीक है, उसके बाद इससे दबिस्तान लखनऊ की जबान ज्यादा दिलावेज हो गई। यहां पर दबिस्तान लखनऊ जो है यहां पर आकर के सिमट गया। मतलब जब इनकी जो जबान हो गई, जो शायरी का जो इनका एक अलग अंदाज हो गया, इसको जो है दबिस्तान लखनऊ में एक अलग जो है बाब, इसको जो है मुस्तकिल एक पाया चला गया। तो अब मामला ये होता है कि दबिस्तान लखनऊ तो हमने बता दिया, अब इसका ये होता है जैसे आप लोग जब मतलब पेपर देने के लिए जाएंगे तो वहां पर लिखा रहेगा दबिस्तान लखनऊ। दबिस्तान लखनऊ की खास पेश मंजर, खुसूसियात, उनके शुआरा, जो उनके शुआरा थे उनके बारे में हमें जो है कुछ जानकारी दी या उनके बारे में लिखिए या उनके बारे में बताइए। ये सारी चीजें जब आपके सामने आएंगी तो आप लोग जो है दबिस्तान लखनऊ का इन सारी चीजों को लेकर के उसमें जो है अपनी तरफ से मिलावट करके आप जो है पन्ने, जो आपकी जो आंसर शीट होती है, जो कापियां आपको दी जाती है, उसमें आप लोग जो है अपनी तरफ से भी कुछ मिला करके उसको भर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखें दबिस्तान लखनऊ के शुआरा। मतलब दबिस्तान लखनऊ के जो शुआरा थे वो कौन कौन से थे वो अब हम लोग देखेंगे। नंबर 1 शेख गुलाम अली हमदानी मसहफी, ये जो है लखनऊ के जो दबिस्तान लखनऊ के शुआरा में से एक शुआरा ये हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग देखे हैं सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा, ये जो है लखनऊ के शायर, दबिस्तान लखनऊ के जो शायर हैं उनमें से एक शायर सैयद इंशा अल्लाह खान इंशा भी है। ठीक है, उसके बाद शेख कलंदर बख्श जरात, ये जो है लखनऊ दबिस्तान लखनऊ के एक शायर में से ये भी एक शायर है। जैसे आपको सवाल दिया जाएगा जरात किस शायर को कहा जाता है या किस शायर का नाम है, तो आप लोग लिखेंगे शेख कलंदर बख्श है।
یہ چیزیں لکھتے ہیں. جیسے انشاءاللہ خان کا پورا نام کیا ہے, جیسے سید انشاءاللہ خان انشاء, یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے سوال میں دیا جائے گا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں آتش, خواجہ حیدر علی آتش, یہ بھی دبستان لکھنؤ کے ایک مشہور شاعر ہیں. جیسے آپ کو لکھ کر کے کوشچن میں آئے گا آتش, آتش کا پورا نام کیا ہے, تو آپ لوگ کیا لکھیں گے, خواجہ حیدر علی آتش. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں شیخ امام بخش ناسخ. جیسے ایسے ہی سوال میں آپ کے آ جائے گا کہ ناسخ کس جو ہے شاعر کا نام ہے, اس کا پورا نام لکھیے, تو آپ لوگ کیا لکھیں گے, شیخ امام بخش ناسخ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد جو ہے دیا شنکر نسیم. اب جو ہے جیسے آپ لوگوں کو وہاں پہ پوچھ دیا جائے گا نسیم جو ہے کس شاعر کا, دبستان لکھنؤ میں سے کس شاعر کا نام ہے, تو آپ لوگ لکھیں گے دیا شنکر. دیا شنکر کا نام دیا شنکر نسیم. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں مرزا سلامت علی دبیر. مرزا سلامت علی دبیر, تو اس میں جو ہے آپ کو بولا جائے گا دبستان لکھنؤ میں دبیر جو شاعر ہیں اس کا پورا نام کیا ہے, تو آپ لوگ کیا لکھیں گے, مرزا سلامت علی دبیر. ٹھیک ہے. اس کے بعد عبد الحلیم شرر. ٹھیک ہے, آپ کو وہاں پر لکھ کر کے دے دیا جائے گا شرر کس شاعر کو کہتے ہیں. دبستان لکھنؤ میں سے شرر جو ہے کس شاعر کے مطلب کس شاعر کا جو ہے نام ہے, اس کا پورا نام لکھے, تو آپ لوگ کیا لکھیں گے, عبد الحلیم شرر. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرزا شوق لکھنوی. اب آپ کو وہاں پر دے دیا جائے گا مرزا شوق لکھنوی. لکھنوی کس شاعر کا جو ہے یہ دبستان لکھنؤ میں ذکر ہے, تو آپ لوگ کیا لکھیں گے, مرزا شوق لکھنوی. چلیے یہاں تک تو آپ کا کلیئر ہو گیا. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں دبستان دہلی. ٹھیک ہے. آگے آنے والی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ کل جو ویڈیو آئے گی اس میں جو ہے دبستان دہلی کو جو ہے دبستان دہلی کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو پھر چلیے پھر ملتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ لوگ یاد کر لیجئے گا. اس کے جو ہے خلاصہ وغیرہ جو جس کو بولتے ہیں خلاصہ, وہ آپ تھوڑا سا دیکھ کر کے یاد کر لیجئے گا. اس کے بعد انشاءاللہ یہ آپ کے جو ہے ایگزام میں کام آئے گا. دبستان لکھنؤ کے بارے میں اگر آپ کو لکھنے کے لیے کہا جائے گا تو آپ لوگ ایک تفصیل سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. کل ملتے ہیں انشاءاللہ, آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا, اور یہ جو بیل آئیکن ہے اور لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا. اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ کل کی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.